बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज क्या आती हैं इनके बारे में। तो हमारी आउटलाइन में जो हमारे पास सॉफ्ट वेब सर्विसेज या जो हमारे पास JX वेब सर्विसेज, ये सारी जितनी भी आउटलाइन हमारे पास आ रही है, इसमें हमारे पास वेब सर्विस का ज़रूर आपको जो है डिस्कस मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम वेब सर्विसेज देख लेते हैं और उसके बाद मज़ीद हम जो SO वगैरह जो है इसके रेस्ट सोप HTTP ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वेब सर्विसेज क्या होती हैं। वेब और सर्विसेज, ये हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक वेब और एक सर्विस। वेब मतलब कि कोई भी वेबसाइट जो यानी कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी जो आप कोई भी काम करें उसको वेब कह लें। और सर्विसेज मतलब कि सर्विस, ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू दी जा रही हैं उसको कहते हैं वेब सर्विसेज। जैसे कि हमारे पास सर्विसेज मुख्तलिफ तरह की आपको जो है देखने को मिले। अगर रियल लाइफ, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वेब सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। तो रियल लाइफ में जैसे कि एक वेटर होता है, तो आप किसी भी होटल में खाना खाने जाते हैं वगैरह, तो आपको क्या वहाँ जो है वेटर जो होता है वो आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप सर्विस प्रोवाइडर करने वाले कोई और होते हैं और सर्विस को कंज्यूम करने वाले कोई और होते हैं। ये चीज़ें बात की हैं, लेकिन सर्विस क्या है? सर्विस वो चीज़ होती है जो यानी कि जो वेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि इसी तरह हमारे पास अब हम आते हैं वेब सर्विसेज में, यानी कि वो रियल लाइफ थी। अगर हम बात करें कि इसको इंटरनेट के थ्रू, यानी कि अगर इंटरनेट की दुनिया में देखा जाए तो हमारे सर्विसेज क्या है, तो वो हमारे पास वेब सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, कहीं भी किसी किस्म की भी कोई भी चीज़ जो आपको जो इंटरनेट वगैरह के थ्रू मिल रही है उसको कहते हैं वेब सर्विस। मैं बहुत सिंपल सी आपको इसकी डेफिनेशन बताइए। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल सी आपको डेफिनेशन है वो यही है कि जो इंटरनेट के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी वो हमारे पास वेब सर्विसेज होती हैं। सर्विस आपको मैंने बता दिया क्या होती है। रियल लाइफ में भी इसी तरह, जैसे कि आप कुछ क्या करते हैं, एक आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। तो यानी कि वेब सर्विस, मैं आपको वेब सर्विस कैलकुलेटर बनाकर दिखाऊँगा और ये एक एग्जाम्पल वेब सर्विस कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेटर को आप आपके जो पीसी है इसमें भी एक कैलकुलेटर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहें, आप गूगल के सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलेगा और जो उसकी कोडिंग वगैरह सब कुछ होती है वो बैकएंड सर्वर पे पड़ी होती है। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं कि उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसको यूज़ करना वो एज अ सर्विस आप उस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, और वो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ W3 स्कूल जो है ये वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि जो आजकल यूज़ किया है। और उसके अलावा जो वेब सर्विसेज होती हैं, ये मैं आपको एक बताऊँ, इसमें यूज़र का कोई चीज़ नहीं होती। वेब सर्विसेज हमेशा जो यूज़ की वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या मशीन टू मशीन जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई भी यूज़र इन्वॉल्व नहीं होता, ये एप्लीकेशन या मशीन टू मशीन ही यूज़ की जाती हैं। तो वेब सर्विस, जैसे कि आप कॉल करते हैं मोबाइल पर, तो मोबाइल पर जब आप कॉल करते हैं तो क्या होता है, आप भी अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे और जो अदर होता है वो भी अपना मोबाइल जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो ये देख सकते हैं ये मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है। तो आपको सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है कि आप कॉल कर रहे हैं और उसके अलावा आपको दोनों मोबाइल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप जो है बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो सिंपल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मैं सारा कुछ आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, वेब सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल आप इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें। तो ये इसकी ये यहाँ भी एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ WSDL क्या आता है ये भी आगे मैं आपको ये बताता हूँ, इसका वर्ड ये आएगा। और उसके बाद इंटरऑपरेबल मशीन टू मशीन इंटरेक्शन, यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है। अब वेब सर्विस इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कि ये वेब सर्विस क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है और ये कुछ डिज़ाइन टू सपोर्ट इंटरऑपरेबल मशीन टू मशीन इंटरेक्शन ओवर अ नेटवर्क। यानी कि ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया जो मशीन टू मशीन जो है कम्युनिकेशन करवाने के लिए किसी नेटवर्क के थ्रू जो है यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इंटरऑपरेबल का मतलब होता है तबादला करना, यानी कि तबादला किसका? ये तो रियल लाइफ वैसे आपको होता है। तबादला यानी कि मशीन टू मशीन, यानी इंटरऑपरेबल मतलब कि जो मुख्तलिफ मशीन्स हैं, मुख्तलिफ उनकी लैंग्वेज हैं, उनके दरमियान अगर आप कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है वेब सर्विसेज का यूज़ करते हैं। इंटरऑपरेबल यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज, मुख्तलिफ मशीन के दरमियान जो आप जो है उनका रब्ता करवाने के लिए यूज़ किए। इंटरऑपरेबल मतलब के दरमियान में कोई चीज़, इंटर यानी कि मुख्तलिफ, जैसे कि एक शख्स है, आप समझ लें कि
एक शख्स को चाइनीज़ आती है और एक शख्स को जो है उर्दू आती है। अब वो चाइनीज़ और उर्दू यानी कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनके दरमियान एक ऐसा शख्स होता है जो उनके दरमियान जो चाइनीज़ और उर्दू दोनों को जानता होता है और वो वर्क कर रहा होता है। तो असल में ये वेब सर्विस उसी तरह काम, यानी कि वो जो शख्स होता है वो इंटरऑपरेबल का काम कर रहा होता है और वो उनके दरमियान जो कम्युनिकेट करवा रहा है सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन, मुख्तलिफ डेफिनेशन अभी मज़ीद और भी आपको देख सकते हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन अगर इसको, तो आप ये वाली डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं। और जो पहले मैंने आपको बताई वो भी आपका कोई भी आप कर सकते हैं, या पेड या जितनी उसके अलावा इसके कुछ जो है की फीचर्स हैं। की फीचर इसके क्या हैं, ये WSDL है, UD है, ये SOAP है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, ये आगे आएंगे मजीद। तो इसमें हमारे पास एक मॉडुलर यूज़ हो रहा है, और मॉडुलर के अलावा XML की जो यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें क्या बताता हूँ, और सिंक्रोनस क्या होता है, और इसके अलावा एसिंक्रोनस जो है ये क्या होता है, ये SOAP क्या होता है, ये इसको बाद में मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो अब ये हमारे पास यहाँ मॉडुलर वेल डिफाइंड एनकैप्सुलेशन फंक्शन, यानी कि जो हमारे पास मुख्तलिफ जो मॉड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, डिवाइड्स होते हैं, वो एनकैप्सुलेट यानी कि उनको हाइड किया था, सिर्फ जो यूज़र होता है उनको वो उनकी एक्सेस होती है। इसके अलावा उनका कुछ भी, उनका डाटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होती, सिर्फ वो सर्विस को यूज़ कर रहे थे, यानी कोई भी चीज़ है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब ये यूज़ कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं, सिर्फ अभी आप इसको कंसिडर करें। यानी उसके बाद ये हमारे पास लूजली कपल इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन और सिस्टम, यानी कि इसके अलावा जो वेब सर्विसेज ये क्या करती हैं कि ये हमारे पास लूजली कपल्ड होती हैं एप्लीकेशन या सिस्टम्स के दरमियान। अब लूजली कपल क्या था, एक होता है लूजली कपल, एक टाइट कपल। तो ये ऑलरेडी इस पर मैं वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग में मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ ट्यूटोरियल बनाया, फिर भी मैं बता दें। लूजली कपल का मतलब होता है कि ऐसे जो मॉड्यूल या सिस्टम्स अगर एक में चेंजिंग की जाए तो हमें उसी तरह जो दूसरा होता है उसमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन टाइटली कपल का मतलब अगर एक सिस्टम में हम चेंजिंग करते हैं तो इसी तरह जो दूसरा सिस्टम होता है उसमें भी हमें जो है चेंजिंग करनी पड़ती है। यानी कि एक मॉड्यूल में अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमें दूसरे में भी हमें जो अगर चेंजिंग करना पड़े तो उसको कहते हैं कि टाइटली कपल। अगर उसमें चेंजिंग ना करना, अगर आप फ्रीली किसी एक को चेंज कर सकते हैं, किसी एक मॉड्यूल को, किसी एक चीज़ को, तो वो लूजली कपल्ड होता है। तो जो वेब सर्विस होती हैं ये हमें लूजली कपल्ड जो है ये हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास जो वेब सर्विस वो XML बेस्ड होते हैं। अब XML क्या होता है ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आप समझ लें कि जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास जो यूज़ की जाती है रियल लाइफ में वो इंग्लिश है, लेकिन अगर हम जो कंप्यूटर के दरमियान बात कीजिए तो इंटरनेशनल लैंग्वेज की समझ लें वो हमारे पास यूज़ की जाती है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस का मतलब है रिमोट RPC, रिमोट प्रोसीजर का, यानी कि रिमोट प्रोसीजर का, यानी कि आपको इसको नाम से पता चल रहा है। सिंक्रोनस का मतलब है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग करते हैं तो ये क्या है 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है, वीडियो कॉलिंग है। आपकी आवाज़ जा भी रही है, आ भी रही है, आपकी वीडियो तस्वीर जा भी रही है, आ भी रही है, वो सिंक्रोनस है, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। एसिंक्रोनस मतलब कि मैसेजिंग, जैसे कि आप एसिंक्रोनस मतलब कि मैसेज सिर्फ आप किसी को सेंड कर देते हैं, उसके बाद वो आपको रिप्लाई दे ना दे वो अलग बात है। इसी तरह मेल है, जैसे कि मेल आपको मुख्तलिफ लोग मेल सेंड कर देते हैं, अब आप उसका रिप्लाई दे ना दे वो एक अलग बात है, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है। तो ये सिंक्रोनस 1 वे कम्युनिकेशन है और सिंक्रोनस जो है 2 वे कम्युनिकेशन है। तो इसमें हमारे पास बहुत ओवर सिंपल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, तो आप ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें जो मज़ीद हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि SOAP, WSDL, UD ये क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो वेब सर्विसेज हैं ये इंटरनेट और इंटरनेट और एक्सट्रानेट वगैरह, यानी कि ये क्या चीज़ होती है रेडी इनके बारे में बता चुका हूँ। तो इंटरनेट और इंट्रानेट और इंटरनेट इन दोनों पर ये वर्क करती है। जो यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है दी वेब सर्विस ट्रिनिटी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि वेब सर्विस की ट्रिनिटी क्या है। तो वेब सर्विस की जो ट्रिनिटी है वो हमारे पास असल में आती है 3 वर्ड। ट्रिनिटी का आपको लफ्ज़ समझना कि ट्रिनिटी मतलब कि 3 होना। ये ईसाइयों का कीदा है, सेल्सियस मतलब होता है कि यानी कि ईसाइयों का कीदा है कि 3 हो, इनके 3 शख्स में से एक शख्स, ये आप इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत ये अच्छा
अच्छा, आप समझ लें कि बहुत मज़ाहिया सा है ये एक चीज़ है ट्रिनिटी, ये उनका अकीदा है ईसाइयों का। तो आप जब इसको सुनेंगे उनका क्या अकीदा है तो आपको हंसी आएगी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन होना। तो तीन चीज़ें क्या, वेब सर्विस बेसिक जो इसका कंपोनेंट्स जो पार्ट्स हैं जिन पे वेब सर्विस वर्क करती हैं वो तीन चीज़ें हैं। वो सबसे पहले एक चीज़ है WSDL, और दूसरी चीज़ है हमारे पास UDDI, और तीसरी चीज़ है हमारे पास SOAP। अब ये तीनों चीज़ें क्या आती हैं। WSDL वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा होता है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर, वो WSDL में आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, मैं आपको कैलकुलेटर बना देता हूँ। अब कैलकुलेटर मैं अपनी जावा लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है। अब हर कोई जावा लैंग्वेज के बारे में तो नहीं जानता, तो इसीलिए जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा वो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट होगा, WSDL में। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स वो लिखा है WSDL में। तो WSDL जो है वो उस जो सर्विस प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। और जो WSDL समझ लें कि एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और कुछ नहीं है। और जो लैंग्वेज इसके अंदर मजीद यूज होती है वो XML होती है, यानी कि XML के अंदर जो है WSDL किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, XML को। और WSDL क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस हमने प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हम बता रहा है इंटरनेशनल कि ये WSDL एज ए इंटरनेशनल यूज़ किया था। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास UDDI, यानी कि यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, यानी कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस हमने WSDL में समझ लें कि वो सर्विस हमने जो लिख दी है और यानी कि उसमें बता दी। इसमें हमारे पास दो अप्रोचेज है, बॉटम अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, वो बाद में हम डिस्कस करें। यानी कि जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करें तो उस सर्विस को पहले हम जो वो लिख लेते हैं WSDL में, या फिर हम जो पहले उस सर्विस को बना लेते हैं और उसके बाद ये उसको क्रिएट कर लें WSDL में। तो ये दोनों अप्रोचेज हैं वो हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना कंसेप्ट आप क्लियर करें कि जो भी हम चीज़ बनाते हैं, जैसे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब ये वीडियो क्या है कि ये एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो का तो अगर मैं इसका कोई नाम नहीं दूंगा तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में वीडियो है। तो चूंकि मैं इस वीडियो का नाम मैंने दिया है वेब सर्विसेज, तो आपने इजीली सर्च कर लिया वेब सर्विसेज के बारे में तो आपको ये मिल गई वीडियो। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर उसका मैं नाम नहीं देता तो वो हमारा आपको पता नहीं था चलना। इसी तरह वो मैंने जो सर्विस जो क्रिएट की, अब तो वो यानी कि ये वीडियो मैंने बनाई, अब उसका जो नाम मैंने दिया है वो आप समझ लें कि ये एज मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो वो आप WSDL जो है वो है, यानी कि वो उसके के बारे में आपको बता रहा हूँ, सर्विस के बारे में बताता है। और ये अब UDDI यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट WSDL यानी कि जो भी आपने सर्विस क्रिएट की और उस WSDL यानी कि जो सर्विस है उसको आप रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो वो जो रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसको हर कोई यूज़ कर सकता है, तो उसको वो हमारे पास UDDI आता है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई, उसके बाद उसका नाम दिया WSDL, नाम उसको दे दिया, यानी कि इसी डिस्क्रिप्शन में उसको नाम दे दिया WSDL डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, यानी कि वेब सर्विस को नाम दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको जो है पब्लिश कर दिया, यानी कि यूट्यूब पर आपको ये मिलने को मिल गया। तो ये जो मैं पब्लिश किया, रजिस्टर्ड करवाया, आप पूरी दुनिया में इसको कोई भी यूज़ कर रहा है, वो जो रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ इसको, वो एक URL के थ्रू वो UDDI में जो रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। UDDI असल में एक डोमेन नेम सर्विस की तरह DNS की तरह काम करता है। जैसे DNS क्या होता है, DNS मतलब कि जो आप URL में यानी कि URL आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ब्राउज़र के ऊपर जहां आप लिखते हैं www.google.com वगैरह सब कुछ ये लिखते हैं ना, वहाँ जब आप लिखते हैं कि www.google.com आपने लिखा, ये जो google.com आपने लिखा ये कन्वर्ट हो जाता है IP एड्रेस में। IP एड्रेस क्या होता है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं IP एड्रेस मतलब कि आपने लिखा google.com, आप google.com कन्वर्ट हो गया 192.168.10.2 में, ठीक है। आप फर्ज कर लें तो ये कन्वर्ट हो ये डोमेन नेम सर्विस होता है, यानी कि जो भी आप अपने डोमेन परचेज की उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट किया। असल में ये UDDI जो भी इसी तरह के काम कर रहा होता है। ये अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि वो आपको बताता है कि वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और उसको आप एक्सेस करने में ये हेल्प करता है। और जिसके थ्रू ये चीज़ जो एक्सेस की जाती है वो हमारे पास SOAP में आती है।
आप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी कि सिंपल इसको अभी आप इतना समझे, बाकी इसमें बहुत डिटेल के साथ ट्यूटोरियल बनाऊँ। SOAP एक क्या था, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया था, यानी कि जब आप दो मशीन के दरमियान, दो एप्लीकेशन के दरमियान या मुख्तलिफ एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो एज अ मैसेज जो आप सेंड वगैरह करते हैं वो SOAP के थ्रू आप सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 टर्म्स थी, तो आपको ये डिस्कस करना थी। उसके बाद ये हमारे पास हाउ इट वर्क्स, यानी कि ये काम कैसे करते हैं। तो फिर मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि क्या वही चीज़ें हैं, यानी कि UDDI के थ्रू हम क्या वेब सर्विस को पब्लिश करते हैं और लोकेट करते हैं वो कहाँ पड़ी हुई है, और WSDL में क्या करते हैं कि हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। और जो दे आर इन्वोक्ड यूजिंग SOAP ओवर HTTP, इन्वोक्ड मतलब होता है बुलाना, किसी को कॉल करना, यानी कि जो हमारे HTTP के यानी कि दे आर इन्वोक्ड यूजिंग SOAP, यानी कि हम SOAP को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि HTTP के थ्रू जो है उसको जो है कॉल करें। आप HTTP और HTTPS आपने देखा होगा ब्राउज़र के, जब URL में आप देखेंगे तो वहाँ ये आपको मिलेगा। तो HTTP क्या होता है, रेडी, इस पे भी मैं ट्यूटोरियल नेटवर्क सिक्योरिटी में इस पर बहुत डिटेल के साथ ट्यूटोरियल बना। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है और क्या यूज़ करें बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रेडिशनल RPC और वेब सर्विसेज। रिमोट प्रोसीजर कॉल और वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये मैं आपको बता देता हूँ कि टाइड टू अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसमें हमारे पास जो RPC होता है उसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है टाइड होती है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो हमारे पास RPC होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट कर रहा है, जबकि जो वेब सर्विस वो किसी भी जो है लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि इंडिपेंडेंट, यानी कि आप ये जिस मर्जी जावा में लिखे, यानी कि अगर आपने ये डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है RPC, जबकि जो ये हमारे पास में होता है वेब सर्विसेज तो आपको किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जावा में लिख लें, .NET में, यानी कि .NET में लिख लें, जिसमें मर्जी इसको जो है आप इसको यूज़ कर वगैरह जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोग्राम जावा में लिखा हुआ है, .NET में लिखा हुआ है या फिर C# में लिखा है, जहाँ भी लिखा हुआ है आप वेब सर्विस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा RPC में नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टाइटली कपल क्या था, लॉजिकली कपल बता चुका हूँ। फायरवॉल अनफ्रेंडली और फायरवॉल फ्रेंडली। ये फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल जो है अनफ्रेंडली, मतलब कि यहाँ जो फायरवॉल, यानी फायरवॉल वो चीज़ होती है जो आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं वगैरह, तो उसके थ्रू जो है आपकी हिफाजती द्वारा से कह रहे हैं, यानी कि कोई मलिशियस या कोई भी चीज़ आपके जो है PC वगैरह में जो एंटर ना हो सके आपकी परमिशन के बगैर, ना ही कोई आपके PC में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके PC से ले सके। ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का जो है एक आप समझ लें कि बहुत ही हाईलाइटेड ये चीज़ है, और इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल से आप इसके फायरवॉल क्या था बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो ये यहाँ फायरवॉल जो है हमारे पास है अनफ्रेंडली होती है, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई भी इसमें फ्रेंडली नहीं होती। और यहाँ अगर आप देखें वेब सर्विसेज में तो ये फायरवॉल फ्रेंडली मतलब कि बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है। वेब एप्लीकेशन यानी कि पहले आप कोई अगर वेब सर्विस बनाना चाह रहे थे तो आप किसका यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन का, और उसके बाद आप किसको बनाते हैं कि वेब सर्विसेज को बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन के ऊपर उसको वेब सर्विस बनाते हैं, यानी कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल आपको ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यूज़र टू प्रोग्राम इंटरेक्शन और प्रोग्राम टू प्रोग्राम इंटरेक्शन, यानी कि जो वेब सर्विस होती है प्रोग्राम के दरमियान आपस में जो है उनका कम्युनिकेशन कराने के लिए, इंटरेक्शन कराने के लिए यूज़ करती है, जबकि जो वेब एप्लीकेशन होती हैं ये यूज़र टू प्रोग्राम एप्लीकेशन हो सकती हैं। इसकी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि आप ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, अब जो आप ब्राउज़र को यूज़ करें तो आप वो यूज़र टू प्रोग्राम आप यूज़ करें, तो अगर आप उसी तरह वेब सर्विस को प्रोग्राम टू प्रोग्राम, अगर आप जावा के साथ कम्युनिकेट, जावा टू PHP जो कम्युनिकेशन करवाना चाहिए तो आप वेब सर्विस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है और ये इंटरऑपरेबिलिटी जो है प्रोग्राम होता है। तो ये क्या आता है, प्रोप्राइटरी का मतलब प्रॉपर्टी से मतलब मालकाना होना, किसी की अपनी जगह होना, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का होना, यानी कि जो वेब सर्विस होती है ये किसी भी इंडिविजुअल आप ऑर्गेनाइजेशन की कह सकते हैं, जबकि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि ये किसी एक इंडिविजुअल के ग्रुप्स की होती है, ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस की होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराने का ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो प्रॉपर्टी
मतलब इंडिविजुअल, जब आप कह लें कि इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का चीज़ होना, तो वेब एप्लीकेशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, या वेब सर्विसेज मुख्तलिफ जो मशीन्स लैंग्वेज होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उनके दरमियान भी यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एक आप वो और ये देख सकते हैं, एक डेफिनेशन जो है देखने को मेरी वेब सर्विस क्या है, ये पढ़ सकते हैं, ये वही चीज़ आप इसको आप मुझे उम्मीद है कि इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वेब सर्विसेज मेजरली कहाँ यूज़ किए, रियल लाइफ अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो ये किन कंपनीज वगैरह में यूज़ किया, तो अमेज़ोन बहुत ही मशहूर, आप सेलिंग परचेजिंग की बात करें तो अमेज़ोन बहुत ही मशहूर है, एक वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन, तो ये यूज़ की जाती है। तो ये अमेज़ोन में गूगल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि क्या है, ये गूगल में यूज़ ई पे में यूज़ की जाती है। पेपाल क्या था, ये हमारे पास यानी कि पेपाल एक कह लें कि कैश वगैरह की वेबसाइट है, और बहुत सारी जो है ये यूज़ की थी चीज़ों में। तो ये हमारे पास ये यूज़ की जाती है इन कंपनीज वगैरह में। ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने दी हैं कि ये वेब सर्विसेज कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। तो इसके अलावा बहुत ही जगह पर आपको वेब सर्विसेज आजकल जो यूज़ किए थे वो वेब सर्विसेज का ही यूज़ किया। तो अब कंपनीज जो है वो वेब सर्विसेज का क्यों यूज़ करती हैं, उसका मकसद ये होता है कि उनका जो टाइम होता है वो कम लगता है, क्योंकि आपको जो सर्विस है वो इंटरनेट के थ्रू जो प्रोवाइड कर दी है, आपको अपनी मर्जी से उसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनका टाइम की बचत होती है। दूसरा, उनका जो दोबारा उसको अपडेट करना या कोई भी चीज़ें करना, वर्क करना, वो बहुत ईजी होता है, इसलिए जो मुख्तलिफ कंपनीज का यूज़ करती हैं। यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स आई हैं। रिमोट मशीन आप कह लें, या सर्वर को ही सर्विस प्रोवाइडर, या फिर रिमोट मशीन, या फिर सर्वर, ये एक ही चीज़ का नाम है। आपको कहीं भी जो देखने को मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर कौन है या सर्वर कौन है, या हमारे पास रिमोट मशीन है कौन है, तो ये असल में वो चीज़ होती है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जो हम जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि तो ये आपको कहाँ से वीडियो मिल रही है, आज सर्विस जो सर्वर होता है उस पर मैंने अपलोड की है, और सर्वर से अब आपको ये मिल रही है। तो ये आपको सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कहते हैं यानी कि सर्वर। तो ये उसके बाद क्लाइंट मतलब कि जैसे कि आप क्लाइंट हैं, आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको आप सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप एज अ क्लाइंट जो है वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है क्लाइंट होता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि सर्वर, जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, कोई भी चीज़ उसको चाहिए होती है तो वहाँ से वो ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू जो उसको यूज़ करता है। अब ये इंटरनल वर्किंग क्या था ये भी हम देखेंगे, अभी आप इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। तो उसके बाद हमारे पास अगर वेब सर्विस की बात की है जावा में, तो जो वेब सर्विस जब इम्प्लीमेंट की थी, तो अगर जावा में तो वो एज अ क्लास उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि एक सर्वर पर पड़ी होती है, और उसके बाद उसको हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद पब्लिशिंग डिप्लॉइंग वेब सर्विस क्या होता है, कंज्यूमर का, आप कंज्यूमर वेब सर्विस यानी कंज्यूमिंग वेब सर्विस वो होता है यानी कि जो यूज़ कर, जैसे कि आप क्लाइंट है तो ये कंज्यूमिंग वेब सर्विस भी क्लाइंट को ही कहा जाता है, और जो पब्लिशिंग और डिप्लॉइंग वेब सर्विस वो सर्वर को कहा जाता है। तो वही चीज़ें ये जो ऊपर बताई हैं वही चीज़ें आ रही हैं, यानी कि एज अ क्लाइंट, अगर क्लाइंट की बात करो तो कंज्यूमिंग कर रहा है किनको, वेब सर्विसेज को, और जो हमें जो डिप्लॉय कर रहा है, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पब्लिशिंग कर रहा है किसको, वेब सर्विसेज को। इसके बाद हमारे पास जो दो चीज़ें आती हैं, यानी कि हमारे पास जो एन एप्लीकेशन डेट कंज्यूम अ वेब सर्विस क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि जो एप्लीकेशन यानी कि जो आप क्लाइंट्स होता है वो उसके दो पार्ट्स पर वो उसको डिवाइड किया गया है। तो ये इसमें हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है प्रोक्सी। अब ये प्रोक्सी आपको इतनी समझ इसकी आने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ प्रोक्सी मतलब कि जब सर्वर और जो क्लाइंट होता है आपस में कम्युनिकेट करें, सर्वर क्लाइंट मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होता है। तो जो सर्वर और क्लाइंट जो आपस में जब कम्युनिकेट करना चाहिए तो उनके दरमियान जो चीज़ यूज़ की जाती है वो प्रोक्सी का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि चूँकि जो हमारे जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो यूज़र से हाइड होती है, यूज़र को उसको सिर्फ उसकी सर्विस मिल रही होती है और उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी इंटरनल वर्किंग क्या रही है उस चीज़ के बारे में उसको पता नहीं होता। बाकी ये पढ़ सकते हैं, बहुत इजी वर्डिंग है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये प्रोक्सी एक नया वर्ड आया जो भी आपको मैंने बता दिया है। बाकी ये एग्जाम्पल्स है कैलकुलेट वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाऊंगा, आप मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ।
इसके अलावा वेब सर्विसेज की और भी ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें हैं, बस आप इसको जैसे मर्जी आप इसको जो है अंडरस्टैंड कर लें ये वेब सर्विसेज को। तो अब हमारे पास वेब सर्विसेज वर्क कैसे करती हैं। तो वेब सर्विस में बेसिकली जो तीन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सर्विस रिक्वेस्टर होता है यानी कि क्लाइंट होता है, और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर होता है यानी कि जो हमारे पास सर्वर होता है, और एक हमारे पास सर्विस रजिस्ट्री, यहाँ से हम जो सर्विस को यूज़ कर पा रहे होते हैं। तो इसको मैं सिंपल वर्डिंग में ये WSDL UDI ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी मजीद मैं बहुत डिटेल के साथ हुई है ये WSDL UDI SOAP वगैरह क्या होते हैं, बहुत डिटेल के साथ इन पर बेस्ड ट्यूटोरियल जो है एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा ताकि इसको आप अंडरस्टैंड करें। तो सिंपल सा ये आर्किटेक्चर है, इसको मैंने बता दिया। यानी कि जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर मैंने वीडियो बनाई है और वो मैं कहाँ अपलोड कर दी समझ लें कि वो मैंने सर्विस रजिस्ट्री यानी कि यूट्यूब पर अपलोड की, वो सर्विस रजिस्ट्री कैसे काम कर रही है, और मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विस जो वो एज जो वीडियो प्रोवाइड की है वो सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं, और जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वो आप सर्विस रिक्वेस्टर हैं यानी कि सर्विस को कंज्यूम करने वाले हैं, सर्विस को यूज़ करें आप क्लाइंट है, सर्वर है, और ये वो चीज़ें हैं। तो ये मैं बहुत ही आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको रिलेट करते हुए आपको बता दिया है। तो ये बाकी कैसे वर्क करती हैं जिसको और मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे जब हम SOA यानी कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे, तो मज़ीद इसको मैं थोड़ा डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसकी बिग वेब सर्विस स्टैंडर्ड यानी कि जो आप जो वेब सर्विस में जो चीज़ें जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे पास एक तो चीज़ है XML होती है। XML क्या होती है थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दें, उसके बाद जो SOAP होता है ये यूज़ होता है, उसके बाद WSDL होते हैं और UDI, इनका थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन वगैरह दे चुका हूँ, ये क्या होती है बेसिक दे चुका हूँ, बाकी डिटेल के साथ इनको मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक अगर आप पूछा जाए कि वेब सर्विस में स्टैंडर्ड कौन से यूज़ होते हैं तो वो आप बता सकते हैं ये फोर्स जो स्टैंडर्ड हैं ये लाजमी यूज़ होते हैं और कोई यूज़ हो या ना हो। अब कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं आपको, यानी कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेब सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है वेब सर्विसेज क्या है। तो वेब सर्विसेज क्या है मैं आपको बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ, ये पॉइंट्स वही हैं पॉइंट्स जो आप इसको किस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये आप इसको रीड कर लें, बहुत ईजी है, आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। उसके बाद ये एक यानी कि एग्जाम्पल दी गई है कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं, जावा .NET और PHP, यानी कि एक यहाँ चीज़ बनाई गई है, कुछ एप्लीकेशन बनाई गई हैं और कुछ एप्लीकेशन यहाँ जावा .NET और PHP के थ्रू यहाँ एप्लीकेशन बनाएगी। आप चाहते हैं कि इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, वो वेब सर्विसेज के थ्रू आप वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ये बहुत इजी वर्डिंग में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको जो है रीड करेंगे तो आप मुझे उम्मीद है बहुत ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर रीड नहीं भी करेंगे तो आपको इजीली इसकी समझ आ रही होगी। उसके बाद ये हमारे पास वेब सर्विस के एडवांटेजेस क्या हैं, तो एक तो ये हमें जो इंटरऑपरेबिलिटी देता है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि ये मुख्तलिफ लैंग्वेज आपने अभी आप देखिए जावा .NET और PHP, इसी तरह जावा .NET और PHP ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनाई गई हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो है यूज़ किया। तो इंटरऑपरेबिलिटी ये वही चीज़ होती है जो अभी आपको बताई, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये वही चीज़ें। उसके बाद रीयूजेबिलिटी मतलब कि आप एप्लीकेशन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। We can expose the web service that other application can use it, तो ये वो चीज़ें हैं। उसके बाद मॉड्यूलरिटी क्या होती है ये भी आपको बता चुका हूँ, कुछ स्पेसिफिक टास्क वगैरह में होता है ये हमारे पास मॉड्यूलरिटी। यूजिंग वेब सर्विस कैन क्रिएट अ वेब सर्विस फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज टेक्स्ट कैलकुलेटर, यानी कि हम जो है मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं ये आप WMC यानी कि वायरलेस मोबाइल कंप्यूटिंग में मेरा आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो मॉड्यूल वगैरह क्या होते हैं आपको ये ईजिली और बहुत डिटेल के साथ ये चीज़ें मैंने बताई वहाँ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ है उस पर स्पेसिफिक चीज़ आ जाती है, ये हमें स्पेसिफिक चीज़ को भी यूज़ करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये लूजली कपल और ऑलरेडी लूजली कपल का आपको बता चुका हूँ, और ये स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होता है यानी कि इसको हर कोई यूज़ कर रहा होता है। तो ये हम आप इसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ये इसकी डिटेल भी लिखी हुई है स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल क्या था, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अब आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको जो समझ सकते हैं। अब हमारे पास वेब सर्विस की टाइप्स कौन कौन सी है, तो हमारे पास मेजर दो टाइप्स हैं वेब सर्विस, एक होती है रेस्ट वेब सर्विस, एक रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। अब रेस्ट वेब सर्विसेज और रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या होती हैं ये आपको मैं मजीद जो है इनके बारे में बताऊँगा। बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, यानी कि ये हमारे पास की दो टाइप्स हैं। तो जो
सोप वेब, ये पहले बता दूं, ये सोप और रेस्ट ये दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया थी। सोप में आपको पहले बताया कि ये अगर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन के दरमियान या सर्वर क्लाइंट और सर्वर यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मैसेज वगैरह को कम्युनिकेशन करना चाहते तो वो सोप या रेस्ट वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। इस सोप या रेस्ट एप्लीकेशन में इंशाल्लाह आपको जो है क्रिएट करके जावा नेटबीन में आपको दिखाऊंगा। तो सोप वेब सर्विसेज क्या होती हैं, ये इस पर रन होती हैं, सोप प्रोटोकॉल पर ही रन होती हैं। यानी कि सोप स्टैंड फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। और ये क्या यूज़ करता है, ये एक्सएमएल टेक्नोलॉजी यूज़ करता है किसके लिए, सेंड कोई भी डाटा जो है वो सेंड करने के लिए। तो ये एक्सएमएल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और ये प्रोटोकॉल है। तो ये एक्सएमएल क्या था ये बता चुका हूँ, इसलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद रेस्ट वेब सर्विसेज अगर देखा जाए मेन डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। तो आप रेस्ट वेब सर्विसेज कहते हैं, ये सिर्फ या कहना कि ये आर्किटेक्चर है जो किस पे रन होता है, HTTP और HTTPS पर जो है ये रन होता है। तो इसके अलावा ये ऑलमोस्ट, बल्कि आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है सोप और रेस्ट पे आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि सोप और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये मेरी आउटलाइन का पार्ट है, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। बस आप इतना क्वेश्चन याद रखें कि हमारे पास जो वेब सर्विसेज हैं वो उनको अगर टाइप से आपसे पूछे थे वो दो तरह की होती हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ अभी क्वेश्चन हैं, ये जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते हैं तो इन चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन जो नज़र आ रहे हैं कि व्हाट इज़ रेस्ट वेब सर्विसेज क्या है, यानी कि सोप वेब सर्विसेज क्या है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, तब ये हम जो है इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको पहले बता चुका था कि वेब सर्विसेज आप सोया की बात करेंगे या फिर आप रेस्ट की बात करेंगे, सोप की बात करेंगे, किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो आपको वेब सर्विसेज का साथ में नाम लूँगा। तो वेब सर्विसेज क्या होती हैं इसलिए मैंने आपको पहले डिटेल के साथ बता दिया ताकि आप वहाँ मुझे ये बार बार इसको रिपीट ना करना पड़े। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।